हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू एलएससी। आज हम हमारा जो एलएससी 9 का उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी देर हो गया, बट अब जो आपको वीडियो है वो रेगुलरली मिलेगी। कुछ हेल्थ इशू था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम फाइन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। आपको एलएससी 1 से लेकर 9, 10, 11 जो भी ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट है यानी एलएससी का सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि उनकी फॉर्मेशन कैसे है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, होम्योस्टेसिस, एडेप्टेशंस, वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। बट अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम एक एक्सेप्शनल केस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आजकल बहुत चल रहा है, जिसका नाम है वायरस। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वायरस के ऊपर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस को किस तरह से लिविंग या नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो वायरस के बारे में अगर हम जानें तो वायरस क्या है। वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है। ठीक है, क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हो कि इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी नॉर्मल आँख से देख नहीं सकते, तो हम इसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप से हम इन्हें देख पाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, रशियन बायोलॉजिस्ट थे, एक वानुस्की नाम था उनका, उन्होंने 1892 में वायरस की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने कब किया था? 1892 में वायरस की खोज की थी। तो उस समय से लेकर आज तक जो वायरस है वो एक तरह से सिरदर्द बना हुआ है बायोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि उसको हम लिविंग माने या नॉन लिविंग माने, अभी भी इस पर काफ़ी बहस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लिविंग मानने की कि इसको लिविंग कैसे माने, वायरस को लिविंग हम किस तरह से मान सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, वायरस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? लिविंग मानते हैं। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि वायरस जब भी किसी भी होस्ट के अंदर जाता है तो वो अपने जैसे रेप्लिकास बनाता है। तो पहले हम वायरस के कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम जानें तो वो वायरस क्या होते हैं? वायरस सिंपली एक डीएनए या आरएनए का कॉम्पोजिशन होते हैं जो कि प्रोटीन कोट से घिरे हुए होते हैं। यानी उनके अंदर क्या होगा? डीएनए भी आरएनए भी हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और डबल स्ट्रैंडेड है तो वो डीएनए है। ठीक है, और बाहर उसके क्या होता है? प्रोटीन का कवर होता है। अंदर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है वायरस का स्ट्रक्चर। तो वायरस को लिविंग माना जाता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि नॉन लिविंग भी माना जाता है। वो किस एस्पेक्ट में? कि भाई ये किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो इनमें नहीं होता, या सिंपली शब्दों में कहें हम तो मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारा वायरस है ना, वो किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। कब? आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द होस्ट। जब तक वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा वो किसी भी तरह का मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ हम बात कर लेते हैं कि जो वायरस हैं, वायरस के जो फेजेस हैं वो 2 फेजेस हैं। एग्जिस्टेंस के फेज़ जो हैं वो 2 हैं। पहला है कि इनसाइड द होस्ट, यानी जब वो ऑर्गेनिज़म के अंदर रहेगा अपने होस्ट के अंदर, और दूसरा है आउटसाइड, यानी जब वो ऑर्गेनिज़म के बाहर रहेगा। ठीक है, तो जब वो अंदर रहता है तब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग जैसे शो करता है, यानी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। पर जब बाहर होता है तो वो एक तरह से डेड होता है, या हम उसे नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जो हमें वायरस के बारे में याद रखनी कि वायरस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, इवानोस्की ने उसका 1892 में खोज की थी। उसको लिविंग इसलिए माना जाता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन शो करता है, और नॉन लिविंग के काफ़ी कारण है कि वो आउटसाइड द बॉडी मेटाबॉलिज्म किसी भी तरह का शो नहीं करता। और वायरस के जो 2 फेज़ हैं वो है इनसाइड द होस्ट और आउटसाइड द होस्ट। इनसाइड वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो लिविंग की तरह, यानी उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो तब देखा जाएगा। ठीक है, कैन बी सीन, मेटाबॉलिज्म कैन बी सीन
इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें कि जब आउटसाइड होगा तो वो डेड होगा। तो ये है वायरस के बारे में जो आपको याद रखना है। एग्ज़ाम्स में भी आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे, बाकी जो टॉपिक है उनको हम स्किप करते हुए चलेंगे। अगर आपको उन टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट अभी जो फोकस है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। तो हम 9th से ही बढ़ते आ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। तो इसको ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। आप जो हमारी जो बुक है ब्लॉक 1 में, उसमें जो टेबल है उससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ज़्यादा कुछ याद रखने का इसमें नहीं, सब हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको जो पेज नंबर है वो भी मेंशन कर देता हूँ। तो पेज नंबर और जो टेबल नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस टॉपिक को वहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी आपको इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट आएगा तो आप सिर्फ वो टेबल के हिसाब से भी लिख देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। थोड़ी लाइट की इशू है यहाँ पर फिर भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन में हमें जानना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो एक तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारे सिलेबस में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमको, और 5 किंगडम पढ़ना है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें हमें इनका प्रिंसिपल पढ़ना है और इनके डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। डिसएडवांटेज बोले तो कि क्या कमी थी जिस वजह से ये फेल हो गए। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम अभी भी पढ़ते हैं इसमें भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो था ही। तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। तो चलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, देखिए क्लासिफिकेशन जो था ना उसके लिए शुरू से ही मतलब बहुत ही पुराना टॉपिक है ये, और शुरू से ही साइंटिस्टों ने सोचा कि किस तरह से जो लाइफ की इतनी सारी फॉर्म्स हैं इनको आसानी से कैटेगराइज़ किया जाए ताकि इनकी स्टडी आसानी से हो सके। तो शुरू में हमारे पास बहुत सारे फिलोसोफर थे, हिपोक्रेट्स थे, एरिस्टोटल थे। तो एरिस्टोटल वाज द वन, ठीक है, या हम कहते हैं एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उनका 2 बेसिस था। एक वो ऑर्गेनिज़म जो कि जिनमें ब्लड हो, और सेकंड जिनमें ब्लड ना हो, यानी विद ब्लड और विदाउट ब्लड। तो जो ब्लड वाले हैं उनको बोला गया सैंग्यूनिसियस, ठीक है, और जो बिना ब्लड वाले थे उनको बोला गया नॉन सैंग्यूनिसियस, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपको आपकी बुक 23 पेज नंबर पे ब्लॉक 1 पे मिल जाएगा, ठीक। तो एरिस्टोटल ने जो डिवीज़न किया वो विद ब्लड और विदाउट ब्लड के हिसाब से किया। तो उनकी जो बुक आई, जब उन्होंने अपने आइडियाज़ को पब्लिश किया तो उनकी बुक का नाम था स्केला नेचुरा, ठीक है। स्केला नेचुरा जो थी उनकी बुक, उसमें उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्पेसिफाई किया। और स्केला नेचुरा में जो हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें था पहला एनिमिलिया और प्लांटी। तो देखिए एलिमिनिया और प्लांटी जो हैं ये 2, तो ये तो चला ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है इससे भी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर क्या हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लेवल पर, सेल के लेवल पर, फिर वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक। हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसीलिए जो एरिस्टोटल का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो चला नहीं, क्योंकि हमने एनिमिलिया को भी आगे चल के प्रोटोजोआ में डिवाइड किया साइंटिस्टों ने, ठीक है। और प्लांटी को भी डिवीज़न किया गया, ब्रायोफाइटा हुआ हमारा, या थैलोफाइटा हुआ, ब्रायोफाइटा,
थैलोफाइटा, इन सब में क्या किया गया, इसको ब्रॉड किया गया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था विद और विदाउट ब्लड के हिसाब से। उन्होंने अपनी बुक स्केला न्यूट्रा में एनिमिलिया और प्लांटी के 2 किंगडम बनाए थे, बट वो चला नहीं, क्योंकि आगे चल के हमने प्रोटोजोआ जैसे ऑर्गेनिज्म और ब्रायोफाइटा जैसे ऑर्गेनिज्म को भी इन सब में जगह दी। देखिए हम एनिमिलिया को किस तरह से जानते हैं, एनिमिलिया को हम जानते हैं ऑटोट्रॉप के नाम से, सॉरी हेट्रोट्रॉप के नाम से, है ना, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं एनिमल्स। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप, जबकि प्लांटी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे और भी ज़्यादा सब डिवीज़न बनाए जा सकते थे, बट एरिस्टोटल ने इन्हीं 2 को माना, इसलिए ये फेल कर गया। तो ये था हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसकी लिमिटेशंस। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी RH विट्टिकर ने। ये आपको नाम याद करना है, एग्ज़ाम में इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी RH विट्टिकर ने 1969 में, ठीक है। तो उन्होंने किन बेसिस पे एनिमल्स को, जो हमारे ऑर्गेनिज्म उनको बांटा, उन्होंने बांटा सेल्स के हिसाब से कि सेल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अच्छा, यूनिसेलुलर है उसमें यूकैरियोटिक है कि वो प्रोकैरियोटिक है, और मल्टी सेलुलर में फिर उन्होंने देखा कि सेल वॉल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। अगर मैं बात करूँ सेल में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक की, तो हमारे पास है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा अपने आप में क्या है, एक किंगडम है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया तो उसमें हमारे पास है मोनेरा, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि सेल वॉल है या नहीं है। तो सेल वॉल किन के पास है, सेल वॉल में भी हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म है कि एक तो हमारा फंजाई है और एनिमिलिया है, सॉरी प्लांटी है। तो सेल वॉल है फंजाई में भी और प्लांटी में, बट दे आर डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पर इनमें होता है। यानी क्लोरोफिल जो है वो हमारे प्लांटी में तो है बट फंजाई में नहीं है। और किन में सेल वॉल नहीं होता, तो वो है हमारे एनिमिलिया। तो इन बेसिस पे RH विट्टिकर ने हमें 5 किंगडम दिए। पहला मोनेरा, जो कि एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा प्रोटिस्टा, जो कि एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तीसरा हमें मिला फंजाई, जो कि एक सेल वॉल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट दे डोंट डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज लैक ऑफ क्लोरोफिल। और हमारे पास चौथा हमें मिला प्लांटी, जिनके पास सेल वॉल भी होती है और दे डू फोटोसिंथेसिस एज वेल। और सबसे लास्ट में हमारे पास जिनके पास सेल वॉल नहीं होती वो है हमारा किंगडम एनिमिलिया। सो दैट्स हाउ वी हैव फाउंड आवर 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की। जी, कुछ भी सही नहीं होता, हर किसी में कुछ न कुछ कमियां हैं, तो उसी तरह से हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला जो लिमिटेशंस है, देखिए एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो हम कहें तो सबसे पहली चीज़ की है कि बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट था ये। लिमिटेशंस में अगर हम सबसे पहले बात करें तो वीक था बहुत, यानी जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो काफ़ी वीक था, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया था। जैसे अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम से अलग रखा गया, जबकि प्रोटोजोआ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल से मिलता है। प्रोटोजोआ को एनिमल्स में नहीं रखा गया, जबकि ये जो अपना खाना है ये कैसे लेते हैं, ये भी अपना खाना इंजेस्ट करके ही लेते हैं, जिस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। इनके पास भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होने के बाद भी इनको एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया। तो ये तो हो गया कुछ इनमें से। अगर हम दूसरी बात करें तो जैसे प्रोटोजोआ को यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट कहा गया, जबकि एनिमल नहीं कहा गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ हैं उनका जो इंटर रिलेशनशिप है एनिमल्स के साथ वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के साथ क्या करते हैं, एनिमिला किंगडम जो है हमारा, उसके साथ काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो शो करते हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं एनिमिलिया के साथ प्रोटोजोआ के, बट स्टिल दे आर नॉट कंसिडर्ड एज
एनीमिया। तो ये इसकी कुछ कमियां थी, बाकी और भी चीज़ें हैं, बट आपको ये वीकनेस बतानी है। ये ज़रूर आपको स्पेसिफाई करना आंसर में कि प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि उसके काफ़ी सारे जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो पूरे एनिमल्स के साथ मैच होते थे और काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़, इंटर रिलेशनशिप। देखिए इंटर रिलेशनशिप आपको वर्ड याद करना है। इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अलग से नहीं आया है, हम सब एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही आज हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो एवोल्यूशन का ही पार्ट है, यही रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को शो करने के बाद भी वो एनिमल किंगडम में नहीं है। बट होता ये है कि इतनी कमियां होने के बाद भी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो जो हमारा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको काफ़ी सही मानते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि और इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई कन्वीनियंट सोर्स भी नहीं है। तो ये तो हो गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात। लिमिटेशन में हम बताएंगे कि बहुत ज़्यादा वीक था क्योंकि इंटर रिलेशनशिप होने के बाद भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड करा गया। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूडेड। तो ये था आज के वीडियो में, बस इतना ही। बाकी इस यूनिट का एक और वीडियो हम आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वैसे ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट यूनिट जो है उसकी वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।